नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। साथियों, जल प्रहरी वन रक्षक 2023 के बेस्ट प्रश्नों के साथ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, एकदम बेस्ट प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं, धुकली धम्मास मचा देंगे साथियों। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है साथियों, एक प्राकृतिक बहुलक है, एक प्राकृतिक जैव बहुलक है। कौन है एक प्राकृतिक जैव बहुलक? एथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन या डीएनए? तो साथियों, डीएनए क्या है? डीएनए एक प्राकृतिक जैव बहुलक है। डीएनए क्या है? एक प्राकृतिक जैव बहुलक है। एथिन की बात करें तो साथियों, एथिन का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र अगर देखें तो CH2 होता है। ध्यान रखिए, ये है एथिन। और पीवीसी क्या है? सबसे सस्ता प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला और सबसे सस्ता प्लास्टिक का बहुलक है। प्लास्टिक का बहुलक, किसका बहुलक है? प्लास्टिक का। ठीक है साथियों। और टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीटेट्रा क्लोरो एथिलीन। क्या होता है? पॉलीटेट्रा क्लोरो एथिलीन। साथियों, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इसका, टेफ्लॉन का। साथियों, डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए एक जैव बहुलक है। तो क्या है डीएनए? इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका पूरा नाम। डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें राइबो शर्करा प्लस फास्फोरस अम्ल होता है। क्षारक की बात करें इसमें तो एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। और सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था डीएनए पर? सर्वप्रथम अध्ययन पूछा जाए, किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। कौन है ये दोनों? फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए पर रिसर्च करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन युक्त जल किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन युक्त जल किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारी जल को कहते हैं ऑक्सीजन युक्त जल। और इसका क्या होता है सूत्र? D2O। क्या होता है? D2O। और खोज किसने की इसकी खोज की थी यूरे ने। किसने की थी? यूरे ने 1932 में। कब की थी? 1932 में। और बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2 होता है। H2O2 होता है। इसकी खोज किसने की थी? हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज किसने की थी? थीनोड ने। किसने की थी? थीनोड ने खोज की थी इसकी, हाइड्रोजन परऑक्साइड की। उपयोग क्या क्या होते हैं इसके? कपड़ा और कागज उद्योग में उपयोग किया जाता है। बाल, ऊन, पंख आदि के विरंजन में भी इसका उपयोग होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं साथियों? इसका अन्य नाम क्या है? हार्न सिल्वर। क्या नाम है? हार्न सिल्वर भी इसको कहते हैं। किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर भी कहते हैं। और लेड ऑक्साइड को क्या कहा जाता है साथियों? लिथोर्ज। क्या कहते हैं? लिथोर्ज कहा जाता है लेड ऑक्साइड को। और ये कैसा ऑक्साइड है? यह द्विधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड? द्विधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेन का विस्तृत रूप क्या है? पेन का विस्तृत रूप है साथियों परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट विस्तृत रूप है पेन का। और साथियों, ये क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है। प्रदूषक दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो पेन किस में आता है? द्वितीयक प्रदूषक में आता है। और कौन आता है? ओजोन, O3, ये भी द्वितीयक प्रदूषक में आती है। और बात करें साथियों, प्राथमिक प्रदूषक कौन है? जो डायरेक्ट वातावरण में फैलते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक कौन होते हैं? जिनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों से अन्य तत्वों या पदार्थों के साथ क्रिया के द्वारा होता है। और साथियों, ये किसका कारण होता है? यह स्मोग का भी कारण बनता है। स्मोग किससे बना है? स्मोक और फॉग के मिलन से बना है। स्मोग और फॉग का शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है? स्मोग। प्रकाश रासायनिक धूम्र। क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र। ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ में पेन, तीन चीज़ें इसमें होती है स्मोग में। ओजोन,
नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और एक पेन, ये तीनों की सम्मिलित क्रिया से किसका निर्माण होता है? स्मोग का, प्रकाश रासायनिक धूम्र का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जैव निम्नीकरणीय है। कौन है जैव निम्नीकरणीय? तो साथियों इसमें रबर जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि पॉलीथीन, मरकरी और एस्बेस्टस जैव निम्नीकरणीय नहीं है, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं या इनको काफ़ी समय लग जाता है अपघटित होने में। और रबर क्या है? एक जैव निम्नीकरण है जो जैव सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, काफ़ी खतरनाक वाला प्रश्न है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये काफ़ी कम लोगों को याद होता है और ऐसे प्रश्न जेल प्रहरी में पूछे गए हैं। क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का? 2-2-6-2-6-2 है, या इसे कह सकते हैं 2-8-8-2। क्या कह सकते हैं? 2-8-8-2। या फिर इसको ऐसा लिखा जाता है, इसका विन्यास अगर लिखें, क्या लिखे साथियों? इसका विन्यास अगर देखें तो कैसा विन्यास लिखा जाता है? 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3p6 कामा 4s2, ऐसा लिखा जाता है इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। और किसका है ये? कैल्शियम का। और साथियों 2-2-6-2-3 किसका है? ये फॉस्फोरस का है। टोटल कितना होता है? 15 परमाणु क्रमांक फॉस्फोरस का है, ये फॉस्फोरस का। और बात करें 2-2-5, टोटल कितना हो गया? 9। और ये किसका हो गया? 9 किसका होता है परमाणु क्रमांक? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। और देखें 2-2-6-2 की बात करें तो ये क्या है? कितना हो गया? 12। 12 किसका होता है साथियों? मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 12। इसका क्या सूत्र है? Mg है। इसको F से लिखते हैं और इसे P से लिखा जाता है। और ये किसका हो गया? आपका कैल्शियम का हो गया। और टोटल कितना हो गया? ये 20 हो गया साथियों, परमाणु क्रमांक 20 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊतक शब्द सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? ऊतक शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कौन थे साथियों? बीचट थे। कौन थे? बीचट थे, जिन्होंने सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाहक डीएनए जिसमें बाह्य डीएनए जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? मतलब एक वाहक डीएनए है जिसमें बाहरी डीएनए जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों? काइमेरिक डीएनए। क्या कहते हैं? काइमेरिक डीएनए कहा जाता है, काइमेरिक डीएनए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ के आविष्कारक कौन थे? किसने खोजा था आनुवांशिक पदार्थ? किसने खोजा था? किसने खोजा था? फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसने? फ्रेडरिक मिस्चर ने खोजा था आनुवंशिक पदार्थ, या आविष्कारक थे आनुवंशिक पदार्थ के। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? गुणसूत्रों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? यहाँ पर उत्परिवर्तन नहीं होगा, सूत्र गुणिता होगी साथियों, ध्यान रखें, सूत्र गुणिता होगी, सूत्र गुणिता। क्योंकि उत्परिवर्तन क्या होता है? आकस्मिक परिवर्तन होता है। आकस्मिक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? आकस्मिक परिवर्तन होता है। और किसने दिया था ये सिद्धांत? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तनवाद का, और आकस्मिक परिवर्तन को कहते हैं। और ये सूत्र गुणिता जो होता है, ये गुण सूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को सूत्र गुणिता कहते हैं। हालांकि उत्परिवर्तन में भी गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन और होता है, लेकिन उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? सूत्र गुणिता। काफ़ी जटिल बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताप पर एंजाइमों की सक्रियता सर्वाधिक होती है? कौन सा ताप है जिस पर एंजाइम काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं? तो वो है 37 डिग्री। कौन सा? 37 डिग्री तापमान पर एंजाइम काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है एंजाइमों को। क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक होता है? काफ़ी इजी प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है। किसका घटक होता है नाइट्रोजन? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक होता है नाइट्रोजन।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? अक्सीशोषण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें उपस्थित है। तो कौन सा होगा? अक्सीशोषण। अनअक्सीशोषण किस में होता है? O2 की अनुपस्थिति में होता है। O2 की अनुपस्थिति में कौन सा होता है? अनअक्सीशोषण। शोषण के दो प्रकार है, अक्सी और अनअक्सीशोषण। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण स्थल है। मतलब शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? किस अंग में होता है? किसमें होता है यूरिया का संश्लेषण? तो ये होता है यकृत में। किसमें? यकृत में होता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि भी है शरीर की। सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। इसी में यूरिया का संश्लेषण भी होता है और लगभग 500 क्रियाओं का संचालन करता है यकृत। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यकृत के जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? यकृत सिरोसिस। ज़्यादा अल्कोहल सेवन से हो जाता है यकृत सिरोसिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में जल का अवशोषण करने का कार्य किसका है? मानव शारीरिकी महत्वपूर्ण है। जेल प्रहरी और वन रक्षक परीक्षाओं में सिलेबस आप देखिए, उसमें दिया हुआ है मानव शारीरिकी और रोगों से संबंधित टॉपिक भी है साइंस में। तो ये प्रश्न उसी हिसाब से इसमें रखे गए हैं। शरीर में जल का अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है बड़ी आंत। कौन करता है? बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण। किस में होता है? बड़ी आंत में। अग्नाशय क्या है साथियों? और अमाशय यकृत, ये आपको पिछला वीडियो मैंने डाला है, उसमें इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। कोशिका झिल्ली की मध्य परत किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली की मध्य परत किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा केवल लिपिड। क्योंकि कैसी परत होती है? प्रोटीन, मध्य में लिपिड, फिर प्रोटीन। ये 3 परतें होती है कोशिका झिल्ली की। पहली परत, दूसरी परत, तो बीच में कौन हो गया? मध्य में लिपिड हो गया। क्या हो गया? लिपिड। लिपिड होता है मध्य परत कोशिका झिल्ली का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नव डार्विनवाद किसे कहा जाता है? नव डार्विनवाद किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं नव डार्विनवाद? तो ये उत्परिवर्तनवाद को कहा जाता है नव डार्विनवाद। लेमार्क और डार्विन के जो सिद्धांत थे उनमें वैज्ञानिकों द्वारा जो कमियां देखी गई थी उनको सुधार कर एक नया सिद्धांत दिया गया, उसे भी नव डार्विनवाद कहते हैं। और यहाँ पर आपका उत्तर उत्परिवर्तनवाद होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन में आपको? उत्परिवर्तनवाद। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बीजमान का संबंध किससे है? बीजमैन का संबंध किस सिद्धांत से है? कौन सा सिद्धांत दिया था बीजमान ने? तो इन्होंने दिया था जर्म प्लाज्म सिद्धांत। कौन सा? जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था बीजमान ने। बीजमान ने कौन सा सिद्धांत दिया? जर्म प्लाज्म सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों द्वारा ठोस खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण किस प्रकार का पोषण है? मतलब जो जीव ठोस खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तो उनमें किस प्रकार का पोषण नाम दिया गया है? क्या नाम होता है उसका? प्राणी समभोजी। क्या होता है? प्राणी समभोजी होता है। इसमें क्या होता है कि जीव ठोस खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, पेलाग्रा रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है साथियों नियासिन की कमी के कारण होता है। यहाँ पर B2 B3 ऐसे नाम नहीं दिए गए हैं, रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। तो और कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम का जो भाग प्रोटीन भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहा जाता है एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या बताना है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कथन कौन सा गलत है ये बताना है। तो कौन सा है? खोज अल्टमान ने की थी, सही है।
और क्या नाम दिया था इसको? बायोप्लास्ट नाम दिया था खोज करने के बाद। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट कहा था खोज करने के बाद। फिर उसको नामकरण किसने किया? बेंडा ने। क्या नामकरण किया? माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किया बेंडा ने। फिर कोशिकीय श्वसन स्थल है, ये भी सही है साथियों, पर ये प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल नहीं है, यहाँ पर कोशिकीय श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती है। नेक्स्ट है, पेशीय संकुचन की इकाई क्या है? पेशीय संकुचन की इकाई क्या है साथियों? सार्कोमियर। क्या है? पेशीय संकुचन की इकाई सार्कोमियर है। सार्कोमियर पेशीय संकुचन की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेला टर्सिका किससे संबंधित है? सेला टर्सिका किससे संबंधित है? तो यहाँ पर उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। किससे संबंधित है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ पर? सेला टर्सिका में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सेला टर्सिका में ही पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, पित्त रस के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी आपको गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसका स्त्राव यकृत से होता है साथियों, सही है। संचय पित्ताशय में होता है, ये भी सही है। और एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता। अगर नहीं इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो इसके पहले वाला वीडियो जो #1 के साथ में डाला हुआ है जेल प्रहरी और वन रक्षक का, वहाँ देख लीजिए, वहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा पाचन तंत्र। तो यह एक कैसा द्रव है साथियों? यह अम्लीय द्रव नहीं है, ये कैसा द्रव है? यह क्षारीय द्रव है। और अपने को यही फाइंड करना था, यहाँ पर क्या फाइंड करना था कि गलत कौन सा है? तो ये क्षारीय द्रव है और यहाँ पर अम्लीय दिया हुआ है, इसलिए गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो गया। चलिए साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान से आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।